नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम चतुर्वेदी ब्राइट करियर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे। आज फिर अपन एसएससी जीडी का जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस पेपर चला रहे हैं, आज फिर मैं आप लोगों के सामने एसएससी जीडी की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जिन्हें आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले जैसे आप जानते हैं कि मैं ब्राइट करियर के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन करना चाहते हैं ब्राइट करियर में, बैंक, एसएससी, रेलवे, व्यापम, एमपीपीएससी, एमपी पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, जितनी भी वैकेंसी हैं ये ऑनलाइन जो भी आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आप ब्राइट करियर में आकर यहाँ पर या इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आते हैं अपन पहले क्वेश्चंस पर। जो अपना पहला क्वेश्चन है इसे पढ़ते हैं। ये आपके एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है और इसे सॉल्व करते हैं। पढ़िएगा दोस्तों, क्या लिखा है देखिएगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2000 रुपये के मूलधन पर 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह एसआई और सीआई का क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर प्रिंसिपल दिया गया है 2000 रुपये। प्रिंसिपल कितना दिया गया है? 2000 रुपये। प्रिंसिपल है 2000 रुपये। प्रिंसिपल 2000 रुपये। रेट आपको दिया गया 10%, ठीक है। और टाइम आपको दिया गया 3 वर्ष और 2 वर्ष का आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है और उसका डिफरेंस आपको बताना है। 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है ये आपको बताना है, ठीक है भाई। चलिए देखिएगा आप, प्रिंसिपल कितना है? 2000 रुपये, ठीक है भाई। ये लिखा प्रिंसिपल 2000 रुपये। 3 वर्ष की कैलकुलेशन करना है। 3 वर्ष, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू बनाओगे कितना बनेगा? 1/10। 10% का मतलब कितना हुआ? 1/10। अब आप 2000 का, ये फर्स्ट ईयर हुआ, ये सेकेंड ईयर हुआ, ये थर्ड ईयर हुआ। अब अगर मैं 2000 रुपये का 10% निकालूँ, 10% मतलब 1/2, तो 1/10 तो कितना बन जाएगा? 200 रुपये। पहले साल 2000 रुपये पर ब्याज मुझे कितना मिलेगा? 200 रुपये। दूसरे साल भी मैं निकालूंगा तब 200 रुपये, और तीसरे साल भी मैं ब्याज कैलकुलेट करूंगा तो कितना आएगा? 200 रुपये। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 2000 रुपये का एक साल का ब्याज 200, दूसरे साल भी 200, तीसरे साल का भी ब्याज 200 रुपये। ये 2000 रुपये का पहले साल का साधारण ब्याज, दूसरे साल का साधारण ब्याज, तीसरे साल का साधारण ब्याज। अब मैं ये भी कह सकता हूँ कि 2000 रुपये का तीनों सालों का जो साधारण ब्याज बना वो कितना बना? 600 रुपये बना, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट करना है मुझे सीआई। तो देखिएगा भाई, पहले साल का सीआई निकालूंगा तब भी 200 रुपये आएगा, साधारण ब्याज भी 200 रुपये आएगा। जैसे मैं दूसरे साल पर आऊंगा तो ये 2000 रुपये जो प्रिंसिपल है वो अब आपका चेंज हो जाएगा, 2000 रुपये नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि पहले साल जो ब्याज निकल कर आया है इस पर भी आप 1/10 निकालेंगे, यानी 10% रेट लगाएंगे, ठीक है। दूसरे साल पर 2000 का मैंने निकाला तो 200 आया, और आपके सामने ये एक ब्याज आई 200 रुपये, इस पर भी आप 10% निकालेंगे, यानी 1/10 निकालेंगे तो कितना बन जाएगा इसका? 20 रुपये। ये आया। तीसरे साल पर पहुंचते हैं। तीसरे साल पर 2000 का 200 रुपये आया, लेकिन इसके पहले जो ब्याज आ चुकी हैं इन पर भी 1/10 लगाएंगे। मैं ये 200 रुपये पर 1/10 निकालूंगा तो कितना आएगा? 20। इस 200 का 1/10 निकालूंगा तो 20, और इस 20 का 1/10 निकालूंगा तो 2। ये टोटल अगर मैं इन सभी को मिला दूंगा तो ये बन जाएगी सीआई, और सिर्फ इस पहली लाइन को अगर कैलकुलेट करूंगा तो ये बनेगा एसआई। तो अगर सीआई और एसआई का अंतर पूछ रहा है तो आप देख रहे हैं कि सामने ये आपके सामने क्या लिखा हुआ है? अंतर। ये अंतर ही है। कितना आ रहा है भाई? 60 और 2 62 रुपये, यानी 3 साल का एसआई और सीआई का अंतर कितना बन रहा है? 62 बन रहा है। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूरा कैलकुलेट करिए कि सीआई कितना बनेगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनेगा? 200, 200, 600, 600 बन गया ये, प्लस 20, 40, 60 और 2 62, तो कितना बन जाएगा भाई? 662 रुपये तो आपका सीआई बनेगा। और एसआई की गणना करें तो ये पहले जो ये रखा हुआ है ये आपका क्या है? 3 साल का एसआई है, यानी साधारण ब्याज है। कितना बन रहा है? 600 रुपये बन रहा है। कितना बन रहा है भाई? 600 रुपये आपका बन रहा है। अब अगर मुझे इनका अंतर निकालना है तो अंतर कितना हो जाएगा? 662 और 600 का डिफरेंस कितना हुआ? 62 रुपये हुआ। यही तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो वैल्यू लिखी है ये क्या है? इनका डिफरेंस होता है। कितना डिफरेंस बन रहा है? 62 रुपये बन रहा है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर बनने वाला है वो बनेगा तीसरा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा भाई? तीसरा। चलिए भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 6 अंकों की सबसे छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जो 71 से विभाज्य है, यानी 71 से डिविजिबल हो।
यानी 6 अंकों की आपको सबसे छोटी संख्या बताना है जो 71 से डिविजिबल हो। तो आप सभी जानते हैं कि 6 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या बनती है वो आप क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे और 5 जीरो लगा देंगे, ये बनेगा भाई, यानी 1 लाख। ये बनेगी आपकी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब मुझे ये भी चेक करना है कि क्या ये 71 से डिविजिबल हो रही है कि नहीं हो रही है, यानी 71 से विभाजित है कि नहीं। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, डिवाइड करके देखता हूँ कि क्या ये 71 से डिवाइड है या नहीं। 71 से डिवाइड करूँगा तो एक बार कितना बचेगा भाई 29, जब पेयर लिखूँगा 0 तो लगभग 4 बार जाएगा 28, 4 बार में कितना हो जाएगा 4, 284। माइनस करेंगे 6 और 0 लिखेंगे, 0 आया, भाग नहीं जाएगा 0, अगला पेयर लिखेंगे यहाँ पर, ये अगला 0 यहाँ उतारेंगे, कितना के 600। अब ये कितनी बार जाएगा, 8 बार लगभग 56, बिल्कुल सही है, 8 बार जाएगा, कितना बन जाएगा 8 56, कितना हो जाएगा भाई 568 71 में। माइनस करें कितना बना यहाँ पर, 10 में से 8 गया कितना आया 2, 9 में से 6 गया 3 और ये 5 में से 5 गया 0। अभी आपके पास 32 शेष बचा। कहने का मतलब ये हुआ कि आपने जो ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखी थी ये 71 से विभाजित नहीं हुई। क्यों? क्योंकि शेषफल आपका बन गया 32 बचा। क्या करें अब, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताना है जो 71 से डिवाइड हो। अब देखिएगा यहाँ ध्यान से समझिएगा, अब अगर ये जो रिमाइंडर आपका बच रहा है, ये जो शेषफल बच रहा है, इसे अगर आप सोचो कि मैं इसमें से माइनस कर दूं और फिर वो संख्या बता दूं, तो अगर आप इसमें से कुछ माइनस कर रहे हैं तो ये 6 अंकों की संख्या नहीं रहेगी, ये कन्वर्ट हो जाएगी 5 अंकों में। ये क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी 5 अंकों में। तो आप ये सोचो कि यहाँ पर एक ऐसा नंबर बच जाए जो 71 से डिविजिबल हो जाए। तो 32 की जगह अगर 71 होता, 71 होता तो एक बार में डिवाइड हो जाता पूरी तरह से। बात समझ में आ रही है सभी को? तो मैं इस 32 को क्या बनाऊं, 71 बनाऊं कि मैं एक बार में इसे डिवाइड कर दूं। तो देखिएगा, इस 32 को अगर मुझे 71 बनाना है तो मुझे इसमें कुछ प्लस करना पड़ेगा, तब जाके 71 बनेगा। तो आप देखो यहाँ 71 में से 32 घटा के देख लो, 11 में से 2 जाएगा 9 और यहाँ कितना बचेगा भाई 6, 6 में से 3 जाएगा 3, कितना आएगा 39। कितना ऐड करना पड़ेगा आपको 39। अगर मैं इसमें 39 ऐड कर दूं 32 में तो ये कितना बन जाएगा 71 बन जाएगा। जैसे यहाँ पर शेषफल 71 आएगा तो एक बार में पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो मैं 39 ऐड कर रहा हूँ, मैं ये कहाँ ऐड करूँगा, इस नंबर में ऐड करके बता दूंगा। यानी जैसे ही आप इसमें 39 ऐड करेंगे तो 1 0 0 और 39 ये बनेंगी आपकी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 71 से डिवाइड होगी। क्या बनी, ऑप्शन क्या टिक करेंगे अपन, तीसरा। ये आपका राइट आंसर कहलाएगा। 6 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होगी और 71 से भी डिवाइड होगी। क्लियर है कि डाउट हो रहा है भाई किसी को? चलिए बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिएगा, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ए, बी और सी 440 रुपए के लिए एक काम का अनुबंध करते हैं। ए और बी मिलकर काम का 9/11 भाग करते हैं। सी का हिस्सा कितना होना चाहिए उसमें। ठीक है भाई, ए और बी मिलकर कितना करते हैं, 9/11 भाग करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो नीचे नंबर लिखा हुआ है ये क्या कहलाएगा, आपका कुल वर्क कहलाएगा, कुल काम कहलाएगा। कुल काम कितना है 11, 11 का 9 काम जो है वो कौन कर रहे हैं, ए और बी कर रहे हैं। तो सी कितना करेंगे भाई, 2 भाग सी कर देंगे। ए और बी मिलकर कितना कर रहे हैं भाई, ए और बी मिलकर 9 कर रहे हैं। टोटल काम आपका 11 है, नीचे वाली संख्या आपका टोटल वर्क कहलाएगा। टोटल वर्क कितना हो रहा है 11, जिसमें से 9 ये कर रहे हैं तो 2 कौन करेगा, सी करेगा। अब इसमें से आपको किसका बताना, सी का भाग बताना। तो सी का कितना आ रहा है यहाँ पर 2, ये सी का भाग बताना, तो सी का कितना आ रहा है 2 और टोटल कितना हो रहा है वर्क 11। तो सी का भाग बताने के लिए किसको डिवाइड करना, आपको 440 रुपये को बांटना। 11 से कैंसिल आउट करो, कितना आया 40, 40 दूना कितना हो गया 80, यानी ये सी का भाग बना। किसी को कितना मिलने वाले हैं, 80 रुपये मिलने वाले। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, सभी चुटकियों में होने वाली क्वेश्चन है ये। चलिए भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बना मेरा, डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आया, डी। चलिए भाई बढ़ते हैं अब आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा अगला क्वेश्चन, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी सभी क्वेश्चंस पे आपको इसे सॉल्व करने के पहले आपको बॉड मास सीखना पड़ेगा। बॉड मास अप्लाई करने आना चाहिए आपको, बॉड मास बनना चाहिए। चलिए, बॉड मास मतलब पहले ब्रैकेट सॉल्व होते हैं। क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट, फिर सॉल्व करते हैं ऑफ, फिर सॉल्व करते हैं अपन डिवीजन, फिर सॉल्व करते हैं अपन मल्टीप्लिकेशन, फिर सॉल्व करते हैं अपन एडिशन,
और फिर सॉल्व करते हैं अपन सब्ट्रैक्शन भाई, यानी घटाना। क्या सॉल्व करते हैं? सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब कोष्ठक, हिंदी में बात करें तो क्या बोलेंगे इनको? कोष्ठक। और कोष्ठक की बात करें कितने टाइप्स के हो बनेंगे? ये 4 टाइप्स के बनेंगे, बार ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और लार्ज ब्रैकेट। ये 4 टाइप के कोष्ठक होते हैं। जिस सीक्वेंस में लिखा है इसी सीक्वेंस में इनको सॉल्व करते हैं। यानी सबसे पहले बार ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, फिर सबसे बड़ा कोष्ठक सॉल्व करते हैं। ऑफ का मतलब हिंदी में बात करें तो का, यानी कोष्ठक के जस्ट बाद सॉल्व होता है का के बाद सॉल्व होता है भाग, भाग के बाद सॉल्व करते हैं अपन गुणा, और इसके बाद सॉल्व करते हैं जोड़ना, फिर सॉल्व करेंगे अपन क्या? घटाना, यानी सब्ट्रैक्ट करना। जोड़ना घटाना एक साथ आप कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी बात समझ में आई सभी को? यानी यहाँ पर क्या लगाएंगे? बॉड मास लगाएंगे। अब देखिएगा भाई, इस क्वेश्चन में जहाँ प्लस का साइन लगा है, यहाँ से आप देखो तो ये एक अलग भाग हो गया, एक अलग पार्ट हो गया, और ये एक अलग पार्ट हो गया। आप चाहो तो इसे अलग सॉल्व कर लो, इसे अलग सॉल्व कर लो, दोनों को प्लस कर दो। क्या करो भाई? इसे अलग सॉल्व करो और फिर प्लस कर दो। चलिए भाई देखिएगा क्या करेंगे? 72 प्लस 34 और डिवाइड करना 2 से, प्लस लार्ज ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, 75 डिविजिबल है 15 से, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 6 मल्टीप्लाई 2 और ब्रैकेट क्लोज। मैं इसे सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेता हूँ, यानी इन दोनों को प्लस करना है, तो प्लस करने पर कितना बन जाएगा? 6 और 10, 106। 106 को मैं किससे डिवाइड कर दूंगा? 2 से डिवाइड करूंगा। इधर भी मैं सॉल्व करते चलता हूँ साथ में। यहाँ सबसे पहले ये स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यानी 75 को 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 5। 15 से भाग लगाएंगे 75 में, कितना आएगा? 5 प्लस 6 और बाहर मल्टीप्लाई करना 2 से। अब मैं 2 से अगर इसको डिवाइड करूंगा तो 5 और 3 कितना आ जाएगा? 53 आएगा। 106 में 2 से भाग लगाएंगे 53। और यहाँ पर अब सॉल्व करें तो ये कर्ली ब्रैकेट सॉल्व कर दें। 5 और 6 जोड़ने पर कितना बन जाएगा भाई? 11। 11 में 2 का गुणा कर देंगे, कितना बन जाएगा? 22। अब ये ब्रैकेट हटा दो आप। 53 प्लस 22 जोड़ने पर कितना बन जाएगा? 3 2 5, 5 2 7, कितना बन जाएगा? 75। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर बनने वाला है आपका वो बनेगा ऑप्शन बी। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन बी, यानी 75। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? बी, यानी 75। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए भाई अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मीन प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, समझिएगा जब तक आप लोग ट्राई करो, अगर बन जाए तो। देखिए मैं पढ़ता हूँ इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। 10.8 और 4.8 के बीच माध्य आनुपातिक मतलब मीन प्रोपोर्शन, और 2 और 4 के तीसरे समानुपाती मतलब तृतीय अनुपात जिसको बोलते हैं, यानी थर्ड प्रोपोर्शन का योग क्या होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास यहाँ पर 10.8 और 4.8 इन दोनों का आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना है, यानी माध्य अनुपात बताना है। और आगे बात करें 2 और 4 का तीसरा अनुपात निकालना है। पहले मैं इसका मध्य अनुपाती निकाल लेता हूँ, यानी मीन प्रोपोर्शन निकाल लेता हूँ। मैं मीन प्रोपोर्शन मान लेता हूँ कि इनका क्या है x, तो मैं इसे इस प्रकार लिखूंगा 10.8 मीन प्रोपोर्शन मैंने मान लिया कि 8, जिसको मध्य में लिखते हैं। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? 10.8 बटे x बराबर x बटे 4.8। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ठीक है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा x², ये बन जाएगा 10.8 और 4.8। मुझे सिर्फ x चाहिए, मैं रूट लगा दूं तो x बराबर बन जाएगा रूट 10.8 4.8। मैं पहले पॉइंट हटा दूं इनका, तो पॉइंट हटाऊंगा तो क्या बन जाएगा? ये 108/10 और ये बन जाएगा 48/2। मैं इनसे कैंसल आउट नहीं करूंगा क्योंकि मैं इनका वर्गमूल निकालूंगा। अब देखिए 108 और 48 मल्टीप्लाई करने से बेटर है कि आप इनके फैक्टर कर दो। 12 गुणे 9 आप कर सकते हो 108 को, 12 गुणा 9 और ये बन जाएगा 12 गुणा 4 जो 48, और नीचे आप 100 लिख कर रखो। ठीक है भाई, चलिए अब इनके पेयर बनाना है। देखिए पेयर 12 का पेयर बन गया। ये मैं 9 को लिख सकता हूँ 3 × 3 और 4 को लिख दें 2 गुणे 2। इनके पेयर में से बाहर निकाल देंगे बटा 100। ठीक है, तो एक ये 12 बाहर आ गया, एक ये पेयर में से 3 बाहर आया, और एक ये 2 का पेयर बना ये बाहर आया, और 100 का वर्गमूल कितना बनेगा? 10। तो ये कितना बन गया भाई? 72 बटा 10 मतलब 7.2।
तो आपके पास इस क्वेश्चन का भी एक आंसर आया कि 10.8 और 4.8 का जो मीन प्रोपोर्शन निकल के आया, मध्यानुपाती निकल के आया, वो आया 7.2। क्या बोलेंगे भाई, कितना आया, 7.2। ठीक है भाई। अब मुझे निकालना है किसका, 2 और 4 का तृतीय अनुपाती। चलिए भाई, कितना है, 7.2। अब मैं से यहाँ सॉल्व करता हूँ, 2 और 4 का क्या निकाल देता हूँ, तृतीय अनुपाती। देखिएगा भाई, किसका, 2 और 4 का। तो 2 और 4 का आप तीसरा प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन x मान लें, तो इसे कैसे लिखेंगे, 2 अनुपात x अनुपात 4। क्या लिखेंगे, 2/x, और यहाँ आप क्या कर देंगे, x/4, या आप चाहें तो कोई दूसरा वेरिएबल लिख सकते हैं। ठीक है, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, x², और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो तीसरा अनुपात ना। ठीक, चलिए कितना बन जाएगा ये, 2 गुणा 4, कितना हो जाएगा, 8। यानी x² बराबर कितना बन जाएगा, नहीं सॉरी यार, मध्य अनुपाती नहीं, ये तृतीय अनुपाती पूछ रहा है, तो इसको कहाँ लिखेंगे, थर्ड प्रोपोर्शन में, किसका, 2 और 4 का। तो 2 अनुपात 4 अनुपात x, तीसरा अनुपात पूछ रहा है भाई, 2 और 4 का क्या निकालना है, तीसरा अनुपात निकालना है, नहीं यानी थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, तो इसको थर्ड पर लिखेंगे। अब इसे कैसे लिखेंगे, 2/4 और 4/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 × x 4 × 4, तो x = आ जाएगा 4 × 4 डिवाइडेड बाई 2, कितना बनेगा, 8। तो यहाँ से क्या निकल के आया कि 2 और 4 का जो तीसरा अनुपात था, थर्ड प्रोपोर्शन था, वो कितना था, 8, और यहाँ पर 10.8 और 4.8 का जो मीन प्रोपोर्शन था यानी मध्यानुपाती था, वो कितना था, 7.2। तो इन दोनों का योग करके आपको बताना, यही तो आपसे पूछा गया है भाई। तो आप क्या करोगे, 7.2 + 8 जब आप करोगे तो क्या बनेगा, 15.2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनने वाला है भाई। कितना, 15.2, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर टिक करेंगे अपन। देखिए ये दो क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें। क्या बन रहा है, एक तो 10.8 और 4.8 का आपसे मीन प्रोपोर्शन पूछा गया है, यानी मध्यानुपाती पूछा गया है। तो मध्यानुपाती आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, दोनों का मल्टीप्लाई करके आप क्या निकाल लो, वर्गमूल निकाल लो। मैंने पूरी प्रोसेस समझा दी आपको। यहाँ कितना आया, 7.2 आया। अब मुझे 2 और 4 का तीसरा अनुपात निकालना, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, तो मैं x मान लिया और मैंने उसकी वैल्यू कितनी निकाली, 8। तो इन दोनों को ऐड किया तो कितना बन गया, 15.2। तो आपका राइट आंसर बना सी, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बना भाई, सी। चलिए भाई बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा भाई, पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ कि इसे सॉल्व कर सकते हैं आप। देखिएगा भाई, पढ़िए क्वेश्चन आप। देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि एक खिलाड़ी के 10 पारियों के औसत रन 32 हैं। ठीक है, 10 इनिंग के यानी 10 पारियों के औसत कितना जा रहा है भाई, 32 जा रहा है। ठीक है, फिर उसने ये कहा कि उसके औसत में 6 की वृद्धि करने के लिए अगली पारी में कितने रन बनाने होंगे। मतलब 11वीं पारी में वो कितने रन बना दे कि उसका एवरेज 32 से बढ़कर कितना हो जाए, 6 बढ़ जाए, यानी कितना हो जाए, 38 हो जाए। कहने का मतलब ये, यानी 11वीं पारी में वो कितने रन बनाए, कौन सी पारी में, 11वीं पारी में वो कितने रन बनाए कि एवरेज जो है बढ़कर कितना हो जाए, 6 हो जाए। ठीक है भाई, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मुझे एवरेज 6 से बढ़ाना है तो कितना होना चाहिए, 38 होना चाहिए। एवरेज कितना होना चाहिए भाई साहब, 38 होना चाहिए। यानी सभी 11 पारियों का एवरेज कितना बनना चाहिए, 38 बनना चाहिए। यानी 11वीं पारी में एटलीस्ट मैं अगर बात करूं तो 38 रन तो होना ही चाहिए, क्योंकि जब एवरेज कितना बन रहा है, 38 बन रहा है, तो 38 रन होना ही चाहिए। ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है, 38 रन होना ही चाहिए। अब हुआ क्या कि एवरेज में वृद्धि हो रही है कितने की भाई, 6 की वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है, एवरेज 6 से बढ़ रहा है। कितने से बढ़ रहा है, 6 से बढ़ रहा है। तो 10 पारियों में आपको ये बताना है कि उसके कितने रन बढ़े होंगे, उसने कितने रन एक्स्ट्रा बनाए। तो देखिए एवरेज अगर 6 से बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि प्रत्येक पारी में 6 रन बढ़ रहे हैं। भाई एवरेज जितने से बढ़ेगा सभी पारियों में उतने रन बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अगर एवरेज 6 से बढ़ा तो 10 पारियों में उसने कितने, 60 रन एक्स्ट्रा आएंगे। उसके 10 पारियों के कितने रन एक्स्ट्रा होना चाहिए, 60। तो 60 इसमें और प्लस कर देंगे तो ये टोटल कितना बन जाएगा, 98 रन। यानी 11वीं पारी में उसने अगर 98 रन बना दिए तो उसका एवरेज 32 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। सभी पारियों का फिर एवरेज कितना बन जाएगा, 38 बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर होने वाला है वो ए, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
चलिए भाई बढ़े आगे, समझ में आया ये क्वेश्चन। चलिए देखिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है उसे समझते हैं। यहाँ क्वेश्चन में कहा गया कि 10 घंटे प्रतिदिन काम करने वाले 30 लड़के 600 रुपये कमाते हैं, ठीक है। 50 लड़के 3 घंटे अगर प्रतिदिन काम करें, यानी 8 घंटे, सॉरी 50 लड़के अगर 8 घंटे प्रतिदिन काम करें तो कितना पैसा कमाएंगे। ये क्वेश्चन है आपका कंपाउंड प्रपोर्शन का, यानी मिश्र समानुपात का, जो आप MDH वगैरह यूज करके इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसी प्रकार अपन सॉल्व करेंगे इसको। 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 30 लड़के, यानी 30 लड़के अगर 10 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं तो कितने रुपए कमा लेते हैं भाई, 600 रुपये कमा लेते हैं। ये उनका वर्क है, नीचे रखेंगे बराबर। फिर आपसे क्या पूछा गया है कि 50 लड़के अगर 8 घंटे प्रतिदिन करते हैं तो कितना पैसा कमा लेंगे। मैं मान लेता हूँ कि एक वेरिएबल या x पैसे कमा लेंगे, ठीक है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो यहाँ कितना बन जाएगा x इंटू 30 इंटू 10, और इसमें 600 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 इंटू 50 इंटू 8, यही बनेगा, ठीक है। मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, मैं सारी वैल्यू इस तरफ ले जाऊँ तो नीचे पहुँच जाएगा 600 इंटू 50 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 10, ठीक है। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल आउट करो, ये कैंसल आउट किया, ठीक है। चलिए 3 से ये कैंसल आउट किया, कितना बन गया, 2 बन गया। अब क्या करो, इनका मल्टीप्लाई कर दो, 50 गुणे 2 किया 100, 100 का जब 8 में गुणा किया तो कितना बन गया 800 रुपये। तो क्या आया भाई, 800 रुपये कमाएंगे कितने, 50 लड़के अगर प्रतिदिन 8 घंटे काम कर रहे हैं तो 800 रुपये कमा लेंगे। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्लियर है, बढ़े आगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक व्यक्ति स्टेशन ए से स्पेशल बी तक, यानी स्टेशन बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे और बी से ए 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। पूरी यात्रा में उसे 6.3 आवर्स लगते हैं, तो ए और बी के बीच की दूरी बताइए। चलिए भाई ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे समझते हैं, आराम से समझिएगा इसे। देखिए 2 स्टेशन है भाई, ए और ये बी, ये 2 स्टेशन है, ठीक है। चलिए एक व्यक्ति ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। कहाँ से चलता है, ए से चलता है, और जब बी जाता है वो तो उसकी स्पीड रहती है 40 किलोमीटर पर आवर्स की। कितनी स्पीड से चलता है, 40 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चलता है, ठीक है। और जब वो बी से ए वापस आता है तो वो अपनी स्पीड रखता है 30 किलोमीटर पर आवर्स की, 30 किलोमीटर पर आवर्स की, ठीक है। ए से बी गया, बी से ए वापस आया, ये पूरी डिस्टेंस कवर करने में उसको जो टोटल समय लगा, यानी जो उसका टोटल समय है, वो टोटल समय आपको क्वेश्चन में दे रहा कितना, 6.3 आवर्स घंटे, ये आपको टोटल समय दे रहा, ठीक है भाई। चलिए भाई डिस्टेंस निकालना है, मैं ए और बी की डिस्टेंस मान लेता हूँ डी। मैं पहले ए से बी तक जाने में समय निकालूंगा, फिर बी से ए आने में समय निकालूंगा, और दोनों समय को प्लस कर दूंगा तो ये कुल समय के बराबर हो जाना चाहिए। यही कह रहा है ना क्वेश्चन, यानी ए से बी जाने में जितना समय लगा वो, और बी से ए वापस आने में जितना समय लगा वो, अगर टोटल इनको करें तो बनना चाहिए 6.3 आवर्स, ठीक है भाई। प्लस कर देते हैं। अब मुझे ए से बी का समय निकालना है, समय बराबर आप पढ़ चुके हैं क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है भाई, अगर मैं ए से बी तक का समय निकालूं, इसको T1 बोल दूं, तो दूरी बटे चाल, चाल कितनी है 40 की स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फिर मैं बी से ए के समय निकालूं, कितना समय लगेगा, तो समय बराबर वही दूरी बटे चाल, ये बना। अब मैं अगर इन दोनों समय को प्लस कर दूं तो दोनों समय किसके बराबर होना चाहिए, 6.3 के बराबर होना चाहिए। टोटल समय कितना दे रहा है, 6 घंटे, 6.3 आवर्स का समय लग रहा है टोटल, इनको प्लस कर दें भाई। चलिए देखिए भाई क्या लिखेंगे, d/40 प्लस d/30 इक्वल टू होना चाहिए 6.3, तो इसे मैं लिख देता हूँ 63/10, पॉइंट हटा देता हूँ, ठीक है भाई। अब वही एलसीएम से सॉल्व करें, अगर एलसीएम बनाएंगे तो एलसीएम बनेगा 120, और 40 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई, 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3D, 3 से 30 से डिवाइड करेंगे तो 4 या 4D आ जाएगा, बराबर 63/10, प्लस होके कितना बन जाएगा 7D, और ये 120 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 120 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 10। मुझे वैल्यू निकालना है डी की, यानी डिस्टेंस किसकी निकालना है, डी की, तो ये 7 किधर आ जाएगा, इधर नीचे पहुंच जाएगा। तो D इज इक्वल टू बनने वाला है 63 इंटू 120, 63 इंटू 120 अपॉन 10 और अपॉन 7, 7 से काट दो 9,
0 काटो, ये 12 गुणे 9 कितना हो जाएगा 108, क्या बनेगा 108। तो डिस्टेंस कितनी आ गई भाई, ए से बी की दूरी कितनी आ गई 108 किलोमीटर की दूरी बनी, यानी आंसर आपका बी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बी। क्लियर है भाई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो ये आपका ग्राफ का क्वेश्चन है जो आपके एसएससी जीडी में आई हुई क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या कहा गया क्वेश्चन में कि विभाग ए, डी और जी के मासिक लाभ का औसत कितना। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। विभाग ए, ये आपके विभाग है, ये उनका प्रॉफिट दिया हुआ है। तो विभाग ए का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है भाई, मासिक लाभ कितना है 400, विभाग ए का कितना है 400, ठीक है। विभाग डी का कितना दिया गया है, ये डी हो गया 150, 150। फिर जी का पूछ रहा है तो जी का कितना दिया 350। इन सभी को आप प्लस कर दें, इनको प्लस कर दें, ठीक है। और एवरेज पूछा है तो कितनी संख्या बननी है 3 और 3 से भाग लगा दें। इन्हें जब आप जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा भाई 7, 8, 9, कितना बन जाएगा 900। तो 900 को डिवाइड करें आप 3 से तो कितना बनेगा 300। तो ये एवरेज आ गया इनका मासिक लाभ का कितना 300। ये क्वेश्चन बना आपका आंसर सी। क्या आंसर बना सी। देखिए इतने आसान क्वेश्चन आते हैं इसमें एसएससी जीडी में। चलिए भाई बढ़े आगे। दूसरा क्वेश्चन, ये भी आपका पाई चार्ट बार ग्राफ का क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। विभाग बी का मासिक लाभ विभाग एफ के मासिक लाभ से कितना अधिक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, विभाग बी का मासिक लाभ, तो विभाग बी का मासिक लाभ कितना है भाई 600, ठीक है। ये बी का मासिक लाभ 600 है। एफ का मासिक लाभ कहाँ दिया गया है, ये दिया 500। ये एफ का ही पूछ रहे हैं ना। विभाग बी का मासिक लाभ विभाग एफ के मासिक लाभ से कितना अधिक है, एफ का मासिक लाभ 500, ठीक है भाई। आपसे ये कहा गया है कि ये जो विभाग बी है इसका जो मासिक लाभ है 600 रुपये, ये विभाग एफ के मासिक लाभ से कितना अधिक है, यानी कितने प्रतिशत अधिक है ये बताना। सिर्फ अगर आपसे ये पूछता कि इसका प्रॉफिट इससे कितना अधिक है तो आप क्या बोलते 100 अधिक है, क्या बोलते थे 100 अधिक है भाई। ये 600 ये 500 कितना अधिक हुआ 100 अधिक हुआ। लेकिन उसने क्या पूछा परसेंटेज में कितना अधिक है। बी का जो लाभ है किससे कंपेयर करना है आपको, एफ से कंपेयर करने के लिए बोल रहा है कि बी का मासिक लाभ विभाग एफ के मासिक लाभ से। तो जो जिस वैल्यू से अपन कंपेयर करेंगे उसे अपन नीचे रखेंगे, यानी 500 को नीचे रखेंगे। अगर बी को मैं किससे कंपेयर कर रहा हूँ एफ से, तो एफ की वैल्यू नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे। कैंसल आउट करो, ये कैंसिल हुआ, 5 से काटोगे तो कितना आएगा 20%। क्या बोलोगे 20% अधिक है। अगर सिर्फ रुपए में पूछता तो मैं क्या बोलता कि 100 अधिक है। प्रतिशत में पूछ रहा है तो कितना बन रहा 20%, जो कि आंसर क्या होगा डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई डी। बढ़े आगे। चलिए भाई दोस्तों इतने ही क्वेश्चन थे आज के सेशन में। अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, ऐसा लग रहा हो कि हाँ हमको समझ में आ रहे हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा और बताइएगा। अगर आप और क्वेश्चन चाहते हैं या इस प्रकार के और भी किसी तरह की सीरीज चाहते हैं और भी किसी सब्जेक्ट की, तो आप कमेंट्स जरूर लिखिएगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।